let's start this losses. So today we are going to finish these losses. So what we have seen is that you are going to have some input network, then you are having certain weights. This is your X, that's the final layer output. Several times we used to say it as the input, total number of classes C. Right now we are looking for 4 classes. And then we say that all these weights, they are being placed over here. And that's why it's actually an n-dimensional weight vector. And how many such things? 4 such things. So W1, W2, W3, and W4, 4 such things are there. It's going to be a 4 cross N. This is a pre-activated output. Because over this we have not applied any any type of activation function. यहाँ पे आपको y dash मिलता है और y hat, y dash raw value है और y hat after softmax है. तो y1, y2, y3, y4 का जो dashes हैं और उसके बाद तो ये these are the simple multiplication and this is going to be the softmax of that. y जो बनना चाहिए वो क्या है? वो 1 hot encoded है 4 cross 1 and when you consider a binary classification, तो ये दोनों जो hats आते हैं आपके ये क्या है? ये आएंगे निकल करके क्योंकि softmax से ये बाहर आता है. And here you can see that it's actually a matrix it's a vector multiplication of 2 vectors. So when this thing is greater, then you are saying that it's belonging to this class, otherwise it's belonging to this class. और बिकॉज ये क्लासिफिकेशन बाउंड्री है और इस बाउंड्री को अगर मैंने एक्स डब्ल्यू वहां पे दिखाया, W2 यहाँ पे दिखाया, तो बोला कि इनके नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इनके एंगल पे भी डिपेंड करता है, बट नॉर्म्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड कर सकता है क्योंकि नॉर्म रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं. एंड दीज cos थीटास आर एक्चुअली बिटवीन 0 and 1, बट मोस्टली इट मीन टू से होना ऐसा चाहिए कि जितना इसके पास है उतना इसके पास जाना चाहिए, जितना इसके दूर है वो मतलब ये x जितना इससे दूर जाता जाए उतना इसका मेंबरशिप कम होती जाए. बट इट आल्सो डिपेंड्स दैट कि इनके वेट्स क्या है. So it's also being shown over here that they become Bahubali, and because of that they started to get things more and more towards them depending upon both of them. We also have seen कि m equal to 1, m equal to 3 का क्या मतलब है, और अभी ये इसके बारे में ही आज हम लोग थोड़ा बहुत और देखेंगे. which means that कि अगर हम लोग नॉर्मल सॉफ्टमैक्स को देखें और स्फीयर के ऊपर सारे वेक्टर्स को प्रोजेक्ट कर दिया जाए, वेक्टर प्रोजेक्शन का मतलब हो गया ये उसका यूनिट वेक्टर बना लिया जाए उस वेक्टर का, और फिर देखें तो इट्स एक्चुअली ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस. ये लोग खराब कर रहे होते हैं, मतलब खराब नहीं, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, इनके ऊपर कोई कॉम्पैक्टनेस का कोई बात नहीं होती है. और लेटर वी स्टार्टेड टू से दैट कि डेटा और आवर रिप्रेजेंटेशन नीड टू बी एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल. ओरिजिनल स्पेस में अगर देखा जाए तो अगर एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर है तो ये इधर की तरफ फैलेगा, ये इधर की तरफ फैलेगा, और ये इधर कितनी जगह लेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि ये इसका नॉर्म कितना ज्यादा है. सिमिलरली आप यहाँ देखते हैं कि इन जगहों पे, और अगर हम अपने वेट्स फीचर्स को अगर हम अपने फीचर्स को यूनिट स्फीयर पे या यूनिट सर्कल पे प्रोजेक्ट कर दे तो ये मेरे सारे फीचर्स ऊपर आ जाएंगे, कोई भी फीचर नीचे नहीं होगा क्योंकि सबका नॉर्म 1 के बराबर हो जाएगा. आप इस इलाके में देखेंगे कि ओवरलैप स्टार्ट हो जाता है और ये हम लोगों को एंगुलर बाइसेक्टर के ऊपर न मिल करके एंगुलर बाइसेक्टर से कहीं अलग जगह पे मिलता है. तो जो पार्टीशनिंग होती है अनइवन और बाइस्ड स्पेस पार्टीशनिंग हो जाती है और पूरे स्पेस का इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाता है और नई क्लासेस को अंदर आना काफी मुश्किल पड़ता है. और ओपन सेट सिनेरियोस के लिए दे एक्चुअली स्टार्टेड टू क्रिएट सर्टेन प्रॉब्लम्स. मॉडिफाइड सॉफ्टमैक्स तो बहुत ही किसी ने उसी दिन बताया था कि हम लोग क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि इंट्रा क्लास कॉम्पैक्टनेस और इंटर क्लास सेपरेबिलिटी के लिए इज देयर अ वे कि हम इसके अंदर, तो ये वही वाली चीजें फिर से लिखी जा रही हैं. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस बट एग्जैक्टली द सेम थिंग हियर. यू कैन सी दैट दिस थिंग इन ऑन टॉप एंड दिस थिंग ऑन बॉटम. ये लॉग के साथ लग गया क्योंकि सॉफ्टमैक्स के अंदर क्रॉस एंट्रोपी और सॉफ्टमैक्स दोनों इकट्ठे होकर के दिखते हैं. और ये डिसीजन बाउंड्री है, ये इधर और इधर दोनों तरफ जा सकती है. लेकिन अगर मैं वेट्स को मॉडिफाई ऐसे करूं कि मैं वेट्स को भी नॉर्मलाइज कर दूं तब मुझे एंगल बाइसेक्टर के ऊपर मिलने लगेगा बिकॉज W1 नॉर्म cos थीटा 1 एंड W2 नॉर्म cos थीटा 2, और ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे या 1 के बराबर हो जाएंगे. तो ये क्या कहेगा, cos थीटा 1 नीड टू बी cos थीटा 2. तो बाउंड्री कहाँ बनेगी, when थीटा 1 is equal to थीटा 2, which is actually going to be angle bisector.
दिस विल लीड टू द एंगल बाइसेक्टर। ओरिजिनल फीचर स्पेस और प्रोजेक्टेड फीचर स्पेस दो तरीके के मैंने आपको बता ही दिए थे, जिसमें कि हमने देखा C1 C2 C3 तीन क्लासेस हैं और ये इस तरीके से पार्टीशनिंग हो गई। हियर यू सी दैट कि ये बीच में आ गया और इन दोनों को ही जो है आप देखें कि एंगल बाइसेक्टर एक तरीके से जो है बीच में, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है एंगुलर बाइसेक्टर, और बीच में हमें यहाँ पे स्पेस मिलने लग जाता है। ये मॉडिफाइड सॉफ्टमैक्स है और इसके अंदर लार्ज मार्ज, तो मॉडिफाइड सॉफ्टमैक्स के अंदर जब हमने ये बोला कि आपका कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 के बीच में इस तरह से मार्जिन होता, मतलब क्लासिफिकेशन होता है, तो हमारा बीचों बीच में आने लग जाता है। अभी तो कोई मार्जिन ऐसा खास पैदा नहीं किया गया है। नाउ यहाँ तक आई गेस दैट कि हमने देख लिया था। दिस एंश्योर्स अनबायस्ड स्पेस पार्टीशनिंग, स्टिल नॉट मच कॉम्पैक्टनेस। हमने कोई बहुत इसके अंदर नहीं डाली हुई है, हमने सिर्फ क्या खास बात बोली इसमें कि भाई तुम सब लोग यहाँ फैलो, आप लोग इधर फैलो। तो एटलीस्ट आपको जब प्रोजेक्टेड स्पेस में देखते हैं तो एंगल लेवल पे आपको एक बाइसेक्शनिंग दिखने लगती है कि हाँ यार ये बीच में इसके इधर लोग नहीं जा रहे, इधर लोग नहीं जा रहे। बट कॉम्पैक्टनेस बहुत ज्यादा अभी तक इसके अंदर नहीं इंश्योर करी हुई है। पॉइंट्स आर going to be over unit circle and angular boundaries can be properly seen. Angle is ranging from always to 0 to pi. अच्छा, एंगल का मतलब है कि दो वेक्टर्स के दो क्लास के जो वेक्टर्स बन रहे हैं, दो जो क्लास के जो W1 W2 आ रहे हैं, इनके बीच में 0 से पाई। ऐसा क्यों है, किसी से पूछ लेते हैं ये बात, और ये बात हम लोग पूछेंगे, ये बात हम लोग पूछेंगे। कुछ लोग नए भी आ चुके हैं जिनको कि मैं नहीं जान रहा हूँ। तान्या से पूछते हैं। तान्या आप बताइए मुझे कि तान्या आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। ये 0 से पाई का क्या फंडा है ये? सर कॉपी पेन लेके सभी लोग बैठे हैं, पूछा जाएगा थीटा का क्या है फंडा। सर पता नहीं सर, अभी तो ओके ओके, कोई बात नहीं। इसको हम लोग पूछते हैं इससे, रुको। वैभव आप बताओ। हेलो वैभव बोलो। यस सर, क्योंकि जो हमारा कॉस फंक्शन है वो हमारा 0 से पाई तक कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है और पाई के बाद हमारा फिर से इंक्रीज होना चालू करेगा, इसीलिए हम केवल 0 से पाई के रेंज को हम कंसिडर करते हैं और इसी बीच में हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन एज अ वर्क करेगा। अच्छा, अब जाके ये बात पूछते हैं शाश्वत, आप बताओ। शाश्वत। यस सर, हेलो बोलो। ये सब। यस सर, 0 से पाई के बीच में कॉस थीटा जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो हम बोलेंगे कि अगर थीटा हमारा कम हुआ तो कॉस थीटा ज्यादा होगा। तो एक मिनट, मैंने ये गोला इधर लगा दिया, तो मैं ये वाली बात पूछ रहा था। यस सर। इसके बारे में बताओ। तो सर जब हम दो क्लासेस को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हमारा एंगल जो है वो मतलब 0 से पाई के बीच में होगा उन दोनों का, मतलब हाँ वो थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में होगा। क्यों? तो 0 से पाई के बीच में सर कॉस थीटा अपना मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। तो अगर थीटा कम है तो कॉस थीटा ज्यादा होगा, तो हम कॉस थीटा कंपेयर करेंगे। रोहन पे आओ। रोहन तुम बताओ। सर इसके बाद एंगल सिमिलैरिटी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी पाई के बाद। रोहन ने, अभी रुक जाओ। प्रियांशु तुम बताओ। सर अगर मतलब हम सारे पॉइंट्स को यूनिट सर्कल पे वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास 360 डिग्रीज है, और अगर हमारे पास दो क्लासेस है तो दोनों को 180 डिग्रीज मिलेंगे।
प्रतीक आप बताओ। हेलो। बोलो। हाँ सर, सर आपका क्वेश्चन यही है ना कि वो थीटा 0 से 180 के बीच में क्यों है? हाँ सर, तो इसका एक रीजन तो यही है कि वो कॉस थीटा मोनोटोनिकली डिक्रीज होता है इस पर्टिकुलर रेंज में। और रुक जाओ, दूसरा, मुझे क्लियर कर देने दो, ये गलत जवाब है। ओके ये गलत जवाब है, लेकिन दूसरी बात बोलो। सर, दूसरा कि मतलब अगर आप पाई से ज्यादा भी जाते हो तो मतलब एंगल सिमिलर हो जाएंगे, मतलब रिपीटिंग वैल्यूज आ हाँ, जाएंगे। वो सही जवाब है। ठीक है। एक ओके ने पहले भी बताया था, प्रियांशु ने या किसने बोला था पहले, मैं भूल गया उसका नाम। आपने ठीक बताया था, एंड दैट इज द आंसर। उस इसके कारण नहीं है पहली बात तो, ये तो है, मतलब अगर आप एक ये ले लोगे तो अगर इससे ज्यादा लोगे, तो सिमिलरिटी स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली अगर एक एंगल यहाँ पर है तो यहाँ तक ही जाएगा ना, 0 से पाई तक, दो के बीच का एंगल। पहली बात। दूसरी बात आती है कि cos थीटा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है इस रेंज में। ये दो अलग अलग बातें, पहली बात। और थीटा बढ़ता है हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर का कुछ इंटरनेट इशू आ गया था, तो वो फिर से अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। आदित्य निगम स्टार्टेड शेयरिंग द स्क्रीन। मेरी आवाज आ रही है? हाँ ये सर अब आ रही है। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं आ रहा है। You cannot start. Oh, that's you need to take। मेरा एक दूसरे वाले इंस्टांस को ये करना पड़ेगा बाहर। मेरे दो आ रहे होंगे। सर अब ट्राई करना। हाँ अब ठीक है। यस, अभी दिख रहा है ना दक्ष? आपको दिख भी रहा है, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर, ओके ठीक है। अभी बात ये आ रही है कि हमें मार्जिन पैदा करना है। हमने क्या बोला कि अभी तक क्या हो रहा था, आई एम हैविंग W1 एंड W2, और इन दोनों में ये चाहता हूं कि
इतने रीजन में सिर्फ W1 रहे, इतने में W2 रहे, या वाइस वर्सा, और बीच का जो ये इलाका है ना, ये डिसीजन बाउंड्री, ये मार्जिन में आ जाए। और मैं चाहता हूँ यहाँ लोग ना रहें। क्यों? क्योंकि यार ये इन एफिशिएंटली यूटिलाइज करो। अगर कोई तीसरी क्लास आती है जो इन दोनों के पास में आती है, तो उसको यहाँ पे प्लेस किया जा सके सुटेबली, जिसको कि अभी नहीं देखा है। तो हमने यहाँ इसको कर कैसे रहे हैं? तो हमने बोला कि पहली चीज ये कि अवर रेंज, सो अवर थीटा इज नाउ गोइंग टुवर्ड्स एम थीटा। क्या मतलब है? अभी बताता हूँ कि अब अगर आप मुझे थीटा दिखाओगे तो मैं थीटा नहीं देखूंगा, आई एम गोइंग टू सी इट एज एम थीटा। मतलब अगर मेरे एम की वैल्यू 2 है और आपने बोला कि आई एम 10 डिग्रीज ऑफ, देन आई एम सेइंग दैट यू आर 20 डिग्री ऑफ। तो थीटा के बदले 2 थीटा या एम थीटा देखा जाया करेगा। अगर ऐसा है तो जो रेंज 0 से पाई तक थी, वो अब पाई, जब आप पाई दिखाओगे तो पाई देखने पर तो मैं एम पाई देख लूंगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देख तो मैं पाई ही सकता हूँ, तो मैं पाई बाई एम ही तक जाऊंगा, क्योंकि पाई बाई एम जब दिखाओगे तो मैं पाई देख रहा हूँ। तो जब मैं थीटा से एम थीटा पे गया तो मेरा एंगल की रेंज भी 0 से पाई बाई एम में चली गई, पहली बात। और मैंने बोला क्या? मैंने बोला कि नाउ माई डिसीजन बाउंड्री, आई एम गोइंग to say that now I am going to have my decision boundary like this: W1 bar mod x cos m theta 1, W2 x cos theta। पहले इस बात को आराम से समझ लो कि ये बोला मैंने क्या। बोला मैंने ये कि इसी फोटो में आप देख सकते हैं कि अगर आपका एंगल ये है, मतलब if this is your W1 and W2, this is your sum x and this is your theta 1, देन थीटा 1 तो देखा नहीं जाएगा, देखा जाएगा एम थीटा 1, और जो दूसरा एंगल है वो थीटा 2, वो वैसे ही देखा जाएगा। मतलब ये कि अगर आप अपनी क्लास से एम एंगल बना, आप अपनी क्लास से अगर थीटा 1 एंगल बनाते हैं तो उसको कंसीडर क्या किया जाएगा? एम थीटा 1 की तरह। और बाकी क्लासेस से जो भी एंगल बना रहे वो वैसे के वैसे ही देखे जाएंगे। ये हमने यहाँ पे लिखा कि ये होगी अब डिसीजन बाउंड्री, जिसमें कि अगर मैं इनको नॉर्मलाइज करके रखूं तो ये हट जाएंगे, और इसको भी नॉर्मलाइज करके रखूं तो ये भी हट जाएंगे, और बेसिकली क्या बचेगा? कॉस एम थीटा 1 और कॉस थीटा 2, जो कि यहाँ पे अभी, तो ये बेसिकली जो लॉस है, यहाँ से धीरे धीरे करके देखिए ये चेंज होने लगा। और मैंने एल आई जो लॉस यहाँ पे लिखा है, विच इज प्रेजेंटली बीइंग रिटन एज दिस, ये साई को अभी कोई नहीं देखेगा, इस साई को देख के कोई परेशान नहीं होगा। इसको मान लो कॉस ऑफ एम थीटा 1 या थीटा आई। तो अगर यदि मैं इसकी जगह पे कॉस ऑफ एम थीटा आई कर दूं, तो ये इक्वेशन सभी को समझ में आ रही है? किसी के मन में अभी कोई क्वेश्चन है? ये इक्वेशन देख ले और फिर मुझसे पहले पूछ ले। इस इक्वेशन को क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस इक्वेशन में हो क्या रहा है? ये नॉर्मल सॉफ्ट मैक्स है। अगर मैं इसके अंदर इन दोनों को नॉर्मलाइज कर दूं तो फिर सिर्फ इसमें लड़ाई बचेगी। बट राइट नाउ इन्होंने पूरा लिख रखा है, ये और ये और ये, और यहाँ पे कॉस थीटा जे है, और ये जो साई करके लिखा था इसको कॉस ऑफ एम थीटा। मतलब अपनी ओरिजिनल क्लास के साथ the angle that you have made, that's going to be seen as m theta I, and that is why we have written cos of m theta I. And the same thing is actually being written, added over here, along with for all the other classes to which you don't belong, the same angle is going to be used, theta 2 or theta j. यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है? 20 आयुष गुप्ता, हाँ पूछो, किसी को कुछ पूछना है? सर एम का क्या सिग्निफिकेंस है? एम के सिग्निफिकेंस पे अभी हम लोग आ जाएंगे, लेकिन अगर मैंने ये बोला कि यहाँ पर, हाँ उसके पहले मैंने ये बोला कि अब आप अपने देश से, आपको मतलब अगर आपकी अपनी क्लास इंडिया है तो आप अपनी क्लास इंडिया से बहुत ज्यादा दूर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप 10 यूनिट भी दूर जाएंगे तो हम 20 करके देखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लगा। बाकी क्लासेस के साथ वही है जो उनका एक्चुअल डिस्टेंस है। अभी पूरी तरह क्लियर नहीं होगा, डोंट वरी, बट अभी मैंने आपको क्या बताया कि m का मतलब ये है कि अपनी ओरिजिनल क्लास से बनाया गया थीटा 1 का डिस्टेंस विल एक्चुअली बी सीन एज m थीटा 1। खैर उस पे हम लोग आगे भी बढ़ जाएंगे, डोंट वरी। बट अगर मैंने ये बोला तो क्या ये लॉस सभी को क्लियर कट समझ में आ रहा है?
इस लॉस में तो किसी को कोई इश्यू नहीं है ना? सर ऊपर में हमने cos m थीटा 1 लिया है, तो हमने cos m थीटा 2 क्यों नहीं लिया है? हाँ बिल्कुल सही। देखो इसको बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से बात करते हैं इसकी, ठीक है? एग्जाम्पल बनाएंगे यहाँ पे, और वो एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लो ये एक क्लास है और ये दूसरी क्लास है, और इसके बीच में आप एक पॉइंट है जो यहाँ पे कहीं आते हैं, और इस जगह पे जब आप आते हैं तो आपने ये एंगल बनाते हैं, और आपको मैं θ1 देता हूँ, और इससे मैं आपको θ2 देता हूँ, और इस पॉइंट x की एक्चुअल क्लास है W1 और इसकी एक्चुअल W2 इसकी सेकंड क्लास है, जो कि इसकी क्लास नहीं है। इस पॉइंट की एक्चुअल क्लास क्या है? W1, ठीक है? तो अगर ये अपनी एक्चुअल क्लास से θ1 डिग्री का एंगल बनाता है तो मैं नहीं देखता इसको θ1 की तरह, मैं इसको देखता हूं m थीटा की तरह, m θ1, और दूसरे के साथ मैं उसको θ2 की तरह ही देखता हूं। होगा क्या इससे कि वो भी मैं आपके सामने अब ड्रॉ करता हूं, और वो होगा ये कि पहले जो एंगल बाइसेक्टर पे बराबर हो रहे थे तुम लोग, अब वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होगे बराबर। क्यों? पहले θ1 इक्वल टू θ2 बाउंड्री हुआ करती थी, अब क्या होगी? m θ1 इक्वल टू θ2, therefore आपका θ1 is going to be θ2 times 1 times θ2 by m। मतलब ये कि पहले मान लीजिए इन दोनों के बीच में 30 डिग्रीज का गैप था, तो आप क्या करते थे? आप 15 डिग्री पे आप बाउंड्री बनाते थे, 15 डिग्री इधर 15 डिग्री इधर, ये आपकी बाउंड्री हुआ करती थी, ठीक है? अब आपकी 15 डिग्री नहीं होगी, अब वो ये कहेगा कि भाई यहां से अगर 10 डिग्री लेते हो तो मैं 10 तो देखूंगा नहीं, मैं तो देखूंगा उसको 20 बना के, और यहां से और 20 यहाँ पर है, तो अगर आपने 10 ली यहाँ तो यहाँ कितनी बची? 20, तो बाउंड्री कितने पे आ जाएगी? 10 पे आ जाएगी। फिर से समझाता हूं, अगर मैंने m इज इक्वल टू मान लीजिए कि मैंने 2 ले लिया, मैं यहाँ लिख देता हूं, m इज इक्वल टू 2 ले लिया, और आपने एंगल बनाया 10, तो बचा हुआ एंगल कितना है? 20। क्यों? क्योंकि दोनों क्लास के बीच में कितना एंगल था? 30। अच्छा, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये पॉइंट किधर जाना चाहिए? इधर की तरफ, सॉरी इसको इधर की तरफ आना चाहिए था, और ना सिर्फ 10 बल्कि 15 तक वो इधर ही आता। मैंने कहा अब 15 तक इधर नहीं आ पाओगे, 10 के आगे अगर तुम बढ़ गए तो पहले तो 10 पे क्या हो रहा है? जब 10 लगाया तो देखा कितना? 20, और दूसरी क्लास के साथ कितना है? 20, तो बराबर हो गए, इसलिए बाउंड्री यहीं पे खिंच गई। ये बात समझ में आई है? जिसने अभी क्वेश्चन पूछा था वो बात ये समझ पाए? यस सर, नहीं ये आ गया। अगर देखो नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि यार सामने मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। तो ये बहुत ही सरल सी बात है, मैं एक बार मैं ऐसा भी हो सकता है एक ही चीज 5-6 बार समझा दूं, इसलिए प्लीज अगर आप समझ गए हो तो मुझे बता दें। मैं किसी से सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ मैं फिर रिपीट करता हूँ। देखो ध्यान देने की बात है, सबको जो समझना है वो ये है समझना यहाँ पे कि भाई ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, जब आप ये x यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, और ऐसे ऐसे करते वो दूसरी क्लास में चला जाएगा। अलग अलग एक्सेस है। जब ये x मान लीजिए, जब मैं m की वैल्यू 1 रखता हूँ, m की वैल्यू 1 मतलब ये है कि θ1 इक्वल टू θ2 बाउंड्री होती है, ये बीचों बीच में बन जाती है, बीचों बीचों बन जाती है। अच्छी बात है, मैंने m इज इक्वल टू 2 रख दिया। m इज इक्वल टू 2 रखने का क्या मतलब रखा मैंने? m इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि अब देखो ये अगर x ने इधर 10 बनाई, मैं क्या देखूंगा? किसने क्वेश्चन पूछा था एक बार? वो पहले वो लड़की, क्या नाम है? आप अपना नाम बताइए हाँ पहले। सर, आकांक्षा सर। आकांक्षा, ये 10 दिख रहा है आपको इस क्लास से? सर ये 10 है ना, तो ये 10 तो देखा नहीं जाएगा, कितना देखा जाएगा? 20। 20 यस सर। 20। अच्छा बताइए दूसरी क्लास से कितना एंगल बना रहा है? क्योंकि दोनों क्लास के बीच में 30 था, दोनों क्लास के जी बीच का, सर। तो ये 20 बना रहा है वहां भी। यस सर। तो ये बीच में बाउंड्री कहाँ बनी? बाउंड्री कहाँ बनी जाकर के? यहाँ बनी, ना कि यहाँ। 10 पे। ओके सर, ओके तो सर। ये बाउंड्री अगर यहाँ बन गई तो इसका मतलब समझते क्या हो गया? ये मार्जिन बना दिया इसने, देखिए ना, इसके आगे नहीं जाने दे रहा है, जबकि 15 तक जा सकता था पहले।
ओके सर, ओके सर। तो ये m जो है, m ने इसके ऊपर दबाव बना दिया ना, m ने कहा नहीं जाने दिया जाएगा। अब मान लीजिए m की वैल्यू मैं 2 के बदले 3 कर दूं, तो अगर मैंने 3 किया तो ये 10 तक भी नहीं जाने देगा, क्योंकि जब 10 रखोगे तो ये देखेगा 30 और दूसरा वाला कितना देख रहा है 20, तो ये तो इस क्लास में चला गया, तो इसने कहा ऐसा भी नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर तुमने इससे 5 डिग्री एंगल बनाया तो दैट इज गोइंग टू बी सीन एज 15 और 5 डिग्री से इधर 25 है, तो 5 डिग्री वाला अंदर रहेगा, बट ये बाउंड्री और कम होती जाएगी। अच्छा, ये बाउंड्री कहाँ पहुंच जाएगी? चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल सा सवाल है, देखिए कौन करता है, बहुत ही सरल सा है। मेरा क्वेश्चन है कि दो क्लासेस के बीच का जो गैप है k, दैट इज 30 डिग्री और m की वैल्यू है 3, तो डिसीजन बाउंड्री क्लास 1 के लिए कहाँ पे आएगी? 30/4। 30/4, करेक्ट। 30/4 पे एक की होगी ऊपर वाली साइड में और 30/4 पे एक नीचे वाली साइड में होगी, और मार्जिन कितना होगा? बचा हुआ मार्जिन हो जाएगा, तो 30/2 मार्जिन हो जाएगा। बात समझे? किसने बोला था ये क्वेश्चन का मतलब आंसर? क्या नाम है आपका? प्रियांशु। प्रियांशु समझ गए हैं। ऋतिक देव, प्रदीप नाग, आप लोग समझे ही नहीं? बहुत जल्दी बता दिया इस बंदे ने, बहुत ही सरल बात। आंसर आ गया था। आंसर आ गया, सही है। अगर ये लोग समझ गए तो सही है, जिसको नहीं समझ में आया है, जिसको नहीं समझ में आया वो क्या करे, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ ले। देखिए क्वेश्चन, पहले तो आप लोग ऐसे भी लोग हैं जो अभी क्वेश्चन नहीं समझे। मैंने k की वैल्यू अगर 30 बोल दी, मतलब दो क्लास के बीच में 30 का वेरिएशन है। मैं सब गंदगी कर दे रहा हूँ अपनी ही स्लाइड्स, रुक जाओ भाई, मिटाना पड़ेगा फिर पंगा हो जाएगा। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज दैट k इज इक्वल टू 30, दो क्लास के बीच का डिस्टेंस, ओके, एंगुलर डिस्टेंस। और मैंने बोला कि m इज इक्वल टू 3, तो सिंपल है, θ1 plus θ2 is going to be equal to always 30 and θ1 m times θ1 is equal to θ2। इसको सॉल्व कर लो, जवाब आ जाएगा, इजी है, ठीक है। एनीवेज इट्स गोइंग टू बी k डिवाइडेड बाय m plus 1 और फिर आप कर ले जाएंगे। इसको सभी लोग कर ले, जिसको नहीं समझ में आता वो मुझसे बाद में पूछ भी सकता है, हो सकता है सभी लोग समझ भी गए। खैर, ये उतना टिपिकल नहीं था, अभी मैं इस पे आऊंगा दोबारा, बट उसके पहले, अच्छा ये खत्म ही हो जाता है, ओके, तो मैं इसी पे आ जाता हूँ। ये वाली बात सभी को अगर समझ में आ गई कि ये m थीटा लगाने से क्या फायदे या नुकसान है, ठीक है ना? ये m लगाने से क्या फायदे नुकसान है, क्योंकि इससे आपको क्या मिलने लग जाता है, मार्जिन मिलने लग जाता है। तो ये पहली बार आपने मार्जिन क्रिएट करने की कोशिश की, और बस एक ही प्रॉब्लम बचती है कि ये मटेरियल कहाँ से बीच में अंदर आ गया, है ना? यहाँ पे cos m थीटा रहता, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अजीब सी जो एंट्री अंदर आई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको देखते हैं पहले, और सभी लोग पहले इसको एक बार अपने पढ़ें और फिर मैं एक एक करके पूछता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, 5 मिनट में बात कर लेंगे, समझ में भी सबको आ जाएगा। लड़के दिमाग लगा रहे हैं अच्छे से, तो मैंने कहा कि भाई उनके दिमाग को यूटिलाइज कर लिया जाए। प्रियांशु, यस सर। हाँ ये देखो, तो इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है कि ये अजीब सा फंडा, यहाँ पे cos m थीटा की जगह पे ये सब लगा दिया इन्होंने, साई थीटा और कुछ ये कर दिया, इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? सर 0 से π/m के लिए मतलब वो cos m थीटा की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, बट उसके बाद ये d of π/m is equal to cos π/m। हाँ, इसके बाद ये d थीटा में निकल जाता है अलग ही। यस तो सर। कहता है कि, तो देखो एक सिंपल सी बात जो मैंने पहले बताई थी, जिसको कि आप लोगों ने हल्का मान के नजरअंदाज भी कर दिया रहा होगा, और वो मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि वो बहुत बार बता चुका हूँ, और वही ये। अब देखो, थीटा जो है तुम्हारा वो 0 से पाई के बीच में जब है, तो कॉस थीटा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और इसीलिए ये सारा काम तुम्हारा चल रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि तुम्हारा जो थीटा है, थीटा उसकी रेंज 0 से π/m तक जब तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये रेंज उससे बढ़ने लगेगी तो आपको क्या मिलने लगेगा, m
मान लीजिए 2 पाई बाई एम हो जाए, तो m 2 पाई बाई एम, तो ये 2 पाई मिल जाएगा। तो बेसिकली उसने ये बोला कि देखो अब cos थीटा हमेशा नहीं रहेगा क्योंकि एंगल बढ़ता जा रहा है, और मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए यहाँ पे जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। किस रेंज में? 0 से पाई की रेंज में। लेकिन यहाँ पर लग रहा है m थीटा, तो थीटा यहाँ से आएगा, m थीटा होकर के अंदर जाएगा, तो ये वाले जो है ना cos थीटा को तो 2 पाई से मतलब पाई से ऊपर की वैल्यू मिलने लगेंगी, और ये ऐसे गिरते 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 बढ़ने लग जाएगा, तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहली बात, ये सबको समझ में आया? यस नो? प्रियांशु समझ में आई ये बात? यस सर। यस सर। प्रतीक आपको समझ में आई? यस सर। यस। प्रदीप नाग? यस सर, समझ आ गया। देवाशीष? देवाशीष? देवाशीष सर एक बार रिपीट कर दो। बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए, ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है कि यस, हम लोग यहाँ पर ये जो फंक्शन ले रहे हैं ये cos m थीटा, ये इसमें इस थीटा की क्या रेंज होगी? इस थीटा की रेंज 0 से पाई बाई एम हो गई है ना, क्योंकि भाई पाई बाई एम से आपने आगे बढ़ाया नहीं कि ये cos थीटा कहाँ चला जाएगा। ये cos ये जो इसके अंदर वैल्यू जा रही है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं रहेगा, क्योंकि m थीटा रखा आपने तो ये फाइनल इस वाली वैल्यू के लिए ये पाई बना देगा, और पाई का मतलब है कि ये और यहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर देगा, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनने लग जाएगा। अगर ये इंक्रीजिंग बढ़ गया तो ये गड़बड़ हो गया, तो ऐसा फंक्शन तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन चाहिए। पहली बात। गीतांजलि ये समझ में आया? नहीं आया मैं फिर बताऊंगा। मेरी आवाज आ रही है? मैं फिर से आउट तो नहीं हो गया? यस सर, आ रही है। आ रही है। हाँ ओके। तो भाई बात यह है कि कॉस का ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे करके ये, और यहाँ से ये चढ़ने लगता है, तो यहाँ तक का तो मामला ठीक है ना। यहाँ के आगे तो यहाँ पे हो यही रहा है कि इसको अंदर जो वैल्यू मिलेगी वो m थीटा, तो वो m थीटा तब तक आपका पाई तक में रहेगा अगर वो इस रेंज में है। इससे जैसे ही आगे गए ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो भाई कौन सा फंक्शन काम करेगा? तो उन्होंने कहा पाई बाई m से पाई के लिए एक नया फंक्शन लाओ। तो कहते ये कौन सा फंक्शन है? हमने कहा इसका नाम d थीटा रख दिया। अच्छी बात है। तो d थीटा इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन विद d पाई बाई m इज इक्वल टू cos पाई बाई m। ये क्यों किया इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन इससे एक सिंपल सी बात कि d थीटा एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो है नहीं वो, ये तो आपका काम नहीं दे रहा। अच्छी बात है, लेकिन कोई और ले आओ जाओ। अब आर्बिट कोई भी फंक्शन ले आओगे क्या? तो हमने कहा भी बताते हैं कि d थीटा क्यों ऐसे रखा जा रहा है, लेकिन इस रेंज में d थीटा ऐसे चलेगा, इस रेंज में d थीटा ऐसे चलेगा। अब देखिए जरा, एकदम ही अजीब कर दिया कि पाई थीटा मतलब साई थीटा इज इक्वल टू -1 पावर के कॉस समथिंग -2 के थीटा के पाई बाई एम के +1 पाई बाई एम, अगर थीटा इस रेंज में है। अब इसने देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इसको, ये जो रेंज है इस रेंज को ध्यान से देखो, ये रेंज ऐसे है, ये क्या, ये 0 है, ये क्या, ये पाई है। इसको मैंने पाई बाई एम पे ब्रेक किया, और फिर लगातार मैं इसको पाई पाई बाई एम पाई बाई एम पाई बाई एम पाई बाई एम में ब्रेक करता जा रहा हूँ। और इस रेंज में तो कॉस एम थीटा चला दिया, और इस रेंज में क्या चलेगा, 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 वो रेंज यहाँ लिखी हुई है। सबको समझ में आ रही होगी ये बात, क्योंकि यही तो पाई बाई एम के पाई बाई एम और के +1 पाई बाई एम। अच्छी बात है। देखो ये रेंज है क्या, इस रेंज में ये फंक्शन क्या लिख रहा है? इस रेंज में लिख रहा है -1 की पावर के cos m थीटा। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि अगर k की वैल्यू 1 है, अच्छी बात है, तो ये -1 टाइम्स cos m थीटा कर देगा। क्या होगा इससे? यही cos थीटा जो कि अब बढ़ना स्टार्ट कर रहा था, माइनस होने के कारण से फिर घटने लगेगा। तो k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये जब यहाँ आकर के चढ़ना स्टार्ट किया तो हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करते तब वो इसमें चलेगा। नेक्स्ट टाइम जब वो घटना फिर से स्टार्ट किया तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर cos थीटा चलेगा, फिर -3 हो जाएगी तो फिर क्यों, क्योंकि फिर से वो बढ़ने लग जाएगा, तो फिर हमने उसमें माइनस मल्टीप्लाई करके काम कर लिया। ये वाली बात सभी को फिर से समझ में आ गई? एक बार फिर से पोल ले लेते हैं। आयुष गुप्ता ये वाली बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट बताया है छोटा सा। यस सर। यस सर। प्रदीप नाग?
सर वो -2k क्यों आ रहा है? अभी उसको ले आएंगे, एक एक करके चलो मेरे साथ। जी तो सर दो बातें समझ में आ गई ना? जी सर, हाँ वो आ गया। हाँ बोलो बोलो प्रतीक। सर वो एंगल सिमिलर नहीं हो जाएंगे फिर, मतलब कौन से? मतलब दो एंगल्स सिमिलर हो जाएंगे ना, सेम मतलब cos थीटा सेम हो जाएगा दो एंगल्स के लिए। देखो या तो हो ये रहा है कि एक बार ये फंक्शन चुना, ठीक है, अब जब ऊपर चढ़ने लगे तो हमने इसको निगेटिव कर दिया। हाँ सर, अब जब मतलब नीचे वो उतरने, वापस ऊपर चला गया और वापस से नीचे आएगा, ऐसा ना? हाँ 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 तो ऐसा हो जाएगा ना कि सपोज एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई एक एम थीटा लिया, एम को सपोज कुछ तो भी लिया, के को भी कुछ तो लिया, तो एक कुछ तो एक आएगा कुछ आंसर। ये सेम किसी और एम थीटा के लिए भी आ जाएगा। नहीं, ये के बढ़ता चला जाएगा ना, यही अभी तुम्हें वो भी दिख जाएगा, अच्छा अच्छा, ओके। तभी ये किया। अच्छा समझ गए? ओके। किसी ने क्वेश्चन पूछा सर था? हाँ पूछो। सर इसका ग्राफ फिर 10 फंक्शन की तरह बनेगा ना? यार ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ग्राफ कैसा बनेगा, लेकिन हो सकता है उस टाइप का कुछ बने, क्योंकि ये हर बार ऐसे करेगा, मतलब ये नीचे हाँ। जाएगा फिर हमने उल्टा कर दिया तो फिर से कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब हर बार ऐसा ही रहेगा। तो ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन ग्राफ तक हाँ। आप प्लॉट करके देख सकते हैं, बट मैं अभी आपको खोल के दिखा दूंगा, डोंट वरी, इतनी ही बात नहीं है, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा इसको। बहरहाल हमने ये दो बातें बताई इसमें, एक तो ये बताया कि ये भाई 0 से पाई बाई एम में ये चलेगा, डी थीटा ऐसा होना चाहिए जो पाई बाई एम से पाई की रेंज में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, यही पैदा किया जा रहा है, इसको पैदा कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छी बात है, कैसे किया जाए? तो इन्होंने कहा कि इस पूरी रेंज को, पूरी रेंज, क्योंकि आपको आपकी रेंज 0 से पाई तक जाएगी, चूंकि एम थीटा लग रहा है तो आप पूरा पूरा रेंज इकट्ठे नहीं देख पा रहे, तो आपने पहले इसे पाई बाई एम में ब्रेक किया, यहाँ पे कॉस थीटा चलेगा, यहाँ पे ये आपने फिर से पाई बाई एम में किया, यहाँ पर ये कुछ और फंक्शन चलेगा, लेकिन माइनस कॉस पाई बाई एम, माइनस कॉस एम थीटा टाइप चलेगा, फिर यहाँ पे कॉस एम थीटा चलेगा, फिर माइनस कॉस एम थीटा का वर्जन चलेगा 2k के साथ जुड़ जुड़ के। अच्छी बात है, तो ये -1 इसको कैप्चर करता जाता है, प्लस लेंगे माइनस प्लस, तो ये अपने आप चेंज होता रहेगा। 2k क्यों आ रहा है, ये अभी प्रतीक ने भी बोला कि वो वैल्यूज रिपीट ना करें। अब हम आपके सामने इसको खोल के दिखाते हैं एक एक करके, ठीक है? तो k इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये रेंज 0 से पाई बाई एम है। k इक्वल टू 1 रख दिया, पाई बाई एम से 2 पाई बाई एम है। k इक्वल टू 2 रख दिया, 2 पाई बाई एम से 3 पाई बाई एम, और के इक्वल टू m-1, तो ये रेंज है। अच्छी बात है, अगर ये है k की वैल्यू तो साई थीटा क्या है, ये, अगर ये है वैल्यू तो साई थीटा क्या है, ये, अदरवाइज ये, अदरवाइज ये, इनसे रेंज निकाल के देखो, इसकी रेंज क्या थी, 1 से लेके -1, उल्टा लिख दिया वैसे, बट हाँ ठीक है, 1 से लेके ये -1 तक जाएगी, क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो 1 से स्टार्ट हुआ, इसलिए मैंने ऐसे लिखा कि ये 1 है, और यहाँ पे क्या है, -1 है। -1 सभी को समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि ये पाई बन गया है, क्योंकि m थीटा अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पाई हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ये -1 हो गया, ये -1 यहाँ निकल देगा, और अगला -1 टू -3, तो ये रेंज क्या है, ये -1 -3, देन ये रेंज क्या है, -3 -5, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बार -2 माइनस हुआ, फिर -4 हुआ, फिर इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये रेंज क्या बन गई, -1 से नीचे चलता चला जा रहा है, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, हेंस phi theta, psi theta is monotonically decreasing function। यहाँ पे किसी के कोई शक आ रहा है? अगर आ भी रहा हो तो वो एक बार इसको अपने हाथ से कर लेगा, ये बहुत ही इजी, इंट्यूटिवली सबको समझ में आ गया, इंट्यूटिवली। अंकिता जोशी आपको समझ में आ गया? यस सर। आकांक्षा त्यागी, यस सर। ऋतिक देव, यस सर। प्रीति, यस सर। यस सर। अच्छी बात है। एक इशू है अब इसमें, इशू, हाँ, इशू ये है कि ये एक मटेरियल रह गया कि ये क्या आइटम है, व्हाट इज दिस, d पाई बाई एम इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई एम, ये ऐसा इन्होंने रख दिया। इसको हमने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में हम लोग किसी से पूछ लेते हैं। रोहन आप बताना चाहेंगे? रोहन। सर ये कॉस पाई के बराबर होना चाहिए शायद, क्योंकि अगर उसमें पाई बाय
एम थीटा जाएगा तो वो कॉस पाई बन जाएगा। हाँ नहीं, मेरा क्या कहना है कि ये जो डी थीटा है ना, डी थीटा अगर इसमें कोई थीटा की जगह पाई बाई एम रखेगा तो उसे कॉस ऑफ पाई बाई एम मिलेगा। ये मैंने क्यों रखा है? ये एक्चुअली हमने इंश्योर किया है अपने इस फॉर्मूलेशन से कि ये हो, और एक्चुअली ये हमें क्यों चाहिए, बिकॉज ये हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन चाहिए। सो कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमने वो भी रखा, और कॉस ऑफ एम थीटा। तो बेसिकली ये फंक्शन एक्चुअली ये कॉस ऑफ एम थीटा है, बट कभी पॉजिटिव लेता है कभी निगेटिव लेता है, और निगेटिव के साथ बेसिकली -2k और जोड़ता जाता है ताकि इन लगातार नीचे गिरता जाए और वैल्यूज रिपीट भी न करे। तो ये अगर मैंने ये फंक्शन नहीं लिया तो फिर आपका एम थीटा चल नहीं पाएगा। एम थीटा लगाएंगे तो फिर 0 से पाई बाई एम की रेंज तक तो आप काम कर पाएंगे, उसके आगे की रेंज में आप क्या लेंगे एंगल। तो वो अगर आपने एंगल लिया तो वैल्यूज वो अब बढ़ने लग जाएगा, तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो इन्होंने कहा तो इसका माइनस करके काम करा लो। माइनस करके काम करा कि कभी माइनस कभी प्लस, तो वैल्यू रिपीट होने लगेंगी, तो फिर -2k और कर लिए। हालांकि यहाँ पे आप -3k 4k 8k कुछ भी करेंगे काम चलता रहेगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई? आई गेस समझ में आ गई होगी, अच्छी बात है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें सॉफ्ट मैक्स, मॉडिफाइड सॉफ्ट मैक्स और ए सॉफ्ट मैक्स 3 तरीके की चीजें हो चुकी हैं। सॉफ्ट मैक्स में क्या होता है, W1 - W2x B1 - B2। अच्छी बात है, ये सभी लोग समझ गए थे। मॉडिफाइड में हमने W को खत्म कर दिया था और x तो कॉमन ही है, तो cos θ1 cos θ2 कॉमन हो जाता था। तो cos θ1 = cos θ2 बाउंड्री हो रही थी। ए सॉफ्ट मैक्स, एंगुलर सॉफ्ट मैक्स में cos m theta need to be greater than or equal to cos of θ2. That is for class 1 and then for the class of 2. तो यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश की गई है कि m = अगर m मेरा 2 या 2 से ज्यादा है तो 2 डिसीजन बाउंड्रीज बनेगी। एक डिसीजन बाउंड्री मेरी इधर आएगी, एक डिसीजन बाउंड्री मेरी इसके पास आएगी। और इस तरीके से आपको, तो मुझे एक यहाँ मिलेगा तो एक रीजन इसके लिए मिलेगा, एक रीजन इसके लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि m θ1 एंड दिस, ये चीज फॉलो अप होगी C1 के लिए, ये चीज फॉलो अप होगी C2 के लिए। तो आप ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट्स जो हैं दे आर एक्चुअली फॉलोइंग फॉर C2 एंड दे आर गोइंग टू फॉलो फॉर C1। ये यूक्लिडियन मार्जिन दिखाया है, ये मॉडिफाइड को दिखाया है और ये ए सॉफ्ट मैक्स को दिखाया है। तो आप देख रहे होंगे कि ए सॉफ्ट मैक्स के बीच में ही मार्जिन पैदा हो रहा है, और कहीं भी मार्जिन, ये देखो एंगुलर बाइसेक्टर पे आ गया था और यहाँ पे मार्जिन पैदा ही नहीं हो रहा था। इसमें ये एंगुलर बाइसेक्टर पे था, यहाँ पे इन्होंने कहा नहीं अब बाइसेक्टर पे भी नहीं रहोगे और अंदर डाला जाएगा। और वो कैसे आया? एम के थ्रू आ गया। और ये तो यूक्लिडियन थे। क्यों? क्योंकि यूक्लिडियन का मतलब है कि जो मेरे वेट वेक्टर्स और जो मेरे एक्सेस है वो यूनिट स्फीयर पे है या फिर यूनिट सर्कल के ऊपर है। 2D में अगर आप देखें तो वो ऐसे क्लस्टरिंग कर रहे थे जैसे ट्रिपलेट लॉस वगैरह पे हो रहा था। अगर आप इसको सॉलिड एंगल या फिर 3D पे देखेंगे तो वो ऐसे करके स्फीयर पे आएगा। यही फिगर मैं शुरू में आपको दिखा भी रहा था। यहाँ पे एक फिगर मैंने दिखाया था, तो वैभव ने पूछा था कि m की वैल्यूज का मतलब क्या है। मैंने कहा था कि वेट, और वो m की वैल्यू ये है। अब आपको समझ में आएगा कि m की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 2 में क्या हो रहा है कि इसको यहाँ पे बांधा जा रहा है। अब इसको बहुत ज्यादा दूर ये नहीं जा सकता, ये इसका मार्जिन बन गया, और वैसे ही इसका इस तरीके का मार्जिन हो गया। कोनिकल टाइप के मार्जिन हो जाएंगे अगर 3D है, अदरवाइज वो हाइपर स्फीयर पे होगा। अच्छी बात है। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट एक ये जो लॉस पढ़ा, ये काफी अच्छा लॉस है और लोगों ने इस लॉस को लगा करके भी काम करना स्टार्ट किया। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है ये सब, ए सॉफ्ट मैक्स, जिसमें कि ये लगाया गया। ये स्फीयर फेस में इन्होंने इस्तेमाल किया, स्फीयर फेस रिकॉग्निशन में, और ये नीचे दिया ही हुआ था। ये आपको समझ में आ रहा होगा, अलग अलग एम्स के साथ दिखाया है। बट यू कैन सी दैट कि ये देखो, ये जेन्यून और ये इम्पोस्टर्स, या फिर ये सिमिलर पॉजिटिव पेयर्स और नेगेटिव पेयर्स के बीच का डिस्टेंस है। पॉजिटिव पेयर और नेगेटिव पेयर दूर हो रहा है, पॉजिटिव पेयर्स और नेगेटिव पेयर और दूर हो रहा है। जैसे जैसे आपके पॉजिटिव पेयर नेगेटिव पेयर दूर होते जाएंगे, लाइक दिस, एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे मर्ज्ड है और यहाँ पे काफी दूर होगा, इससे कॉम्पैक्टनेस आ गई। तो अब आपको दिख रहा है ना कि m = 4 पे कितना ज्यादा कॉम्पैक्टनेस आ जाती है।
ठीक है। तो कंक्लूजन में यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि नॉर्मलाइज द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्मलाइज क्लासिफिकेशन वेट्स, जो भी हमारे वेट फैक्टर्स आते हैं उन्हें क्लासिफाई करो, बायसेस को 0 करो, एंगुलर मार्जिन्स को m से कंट्रोल करो। This will lead to the discriminative and generalizable features for open set scenario. Always remember ये open set scenario की बात चल रही है, मतलब ये कि जब मैं लर्न कर लूंगा उसके बाद मुझे इससे फर्क नहीं कि वो उस डेटा या उस क्लास के अदर डेटा मैंने देखे हैं, अगर मैंने उस तरह के डेटा नहीं भी देखे होंगे तो भी ये जनरलाइजेशन बेहतर कर पाएगा। अच्छी बात है। थोड़ा सा इसकी और अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और वो अंडरस्टैंडिंग हो सकता है अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाए अगर जिन लोगों को भी नहीं आ रखी है, कि मैंने कहा ये वेट वेक्टर इंडिया के लिए है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएसए, 4 तरह के लोग हैं। तो मैंने इंडिया का वेट वेक्टर ये है, पाकिस्तान का इसके साथ थोड़ा पास में होगा, श्रीलंका इससे थोड़ा और दूर होगा, और यूएसए इससे काफी डिस्टेंस पे है। मतलब क्या चल रहा है कि किस तरह के लोग हैं, मान लो फेस की फोटोग्राफ्स हैं, तो इंडिया के लोगों के लिए जो हमने निकाली वो ये वेक्टर है, और पाकिस्तानी लोगों के लिए जो हमने निकाली है वो ये वाला है, और इन दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी होती है, इंडिया पाकिस्तान। और श्रीलंका थोड़ा दूर है, और यूएसए वाले तो बहुत ही ज्यादा दूर है और दूसरी तरफ है बल्कि। तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। अच्छा, अब हम लोग इसमें ए सॉफ्ट मैक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अगर तुम θ1 बनाओगे अपनी एक्चुअल क्लास से तो m थीटा की तरह देखे जाओगे। तो अगर ए सॉफ्ट मैक्स केस की डिसीजन बाउंड्री कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे कि देखिए m θ1 नीड्स टू बी इक्वल टू θ2। अच्छा, और θ1 प्लस θ2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू k। ये हम लोग, मैं कह रहा हूँ कि k इज एक्चुअली द एंगुलर क्लास सेपरेशन, मतलब ये कि ये मेरा W1 है, W1 है, ये W2 है, ये θ1 है, ये θ2 है, ये x है, और इन दोनों के बीच में जो है वो k है। तो ये इक्वेशन बन के आ गई। इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हैं, बेसिकली ये चीज उठा के यहाँ रख दोगे तो आपको θ1 इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई k डिवाइडेड बाई m प्लस 1 मिल जाएगा, विच मीन्स दैट कि अगर मैं m की वैल्यू 2 रख दूं 2, तो मेरा θ1 k बाई 3 हिस्सों में बटेगा। नाउ लेट अस सी कि इसका मतलब क्या है। इसको देखते हैं कि m की वैल्यू हमने क्या रख रहा है, m की वैल्यू हम रख रहे हैं 2, तो 3 हिस्सों में बटेगी पूरी बाउंड्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो पाकिस्तान वाले को 10 10 10, पहले ये वाला जो 10 है ये पाकिस्तान के पास गया, ये वाला जो 10 है ये इंडिया के पास गया, बीच वाला जो है ये मार्जिन है। मतलब क्या, मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट यहाँ चुना तो ये इंडिया का है, यहाँ चुना इंडिया का, यहाँ चुना पता नहीं किसका है, लेकिन होना ऐसा चाहिए कि अगर ये इंडिया का पॉइंट है और इस जगह पे है तो आप पे लॉस लगेगा, और अगर यहाँ पर आप है और पाकिस्तान का पॉइंट है तो लॉस नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा, लेकिन पाकिस्तान भी अगर इधर आता है तो उस पर भी लॉस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें तो मार्जिन क्रिएट करना है। नाउ इट कम्स कि ये जो हिस्सा है, अगर मान लो आपने यहाँ पर लिया तो कितना एंगल ले रहे हो 10, ये जो 10 डिग्री है, तो यही मैंने दिखाया कि अगर इंडिया वाला कोई भी पॉइंट इंडिया से 10 डिग्री तक बनाता है तो वो इंडिया में रहेगा। 11वां डिग्री अगर आपने बनाई तो पाकिस्तान से आपका कितना डिग्री होगा 19, जो कि बहुत ज्यादा है, बट फिर भी आपको पाकिस्तानी करार कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 22 से देखा जाएगा 22। सो बेसिकली हमारा फंडा ये है कहने का कि यू आर इफ यू, अच्छा एक और बात कि अगर आप 10 डिग्री इंडिया से बनाते हैं तब तो ठीक है, अगर आपको 11-12 डिग्री नीचे किसी के साथ बना ले, यूएसए के साथ, तो कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान के साथ आप ज्यादा क्लोज नहीं जा सकते, उसका कारण यह है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच का एंगल बहुत कम है। ध्यान से सुनो, यही इसका, दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम विद ए सॉफ्ट मैक्स। ए सॉफ्ट मैक्स की प्रॉब्लम ये है कि द मार्जिन that we are going to get here, it is less when there is small gap between two classes, क्योंकि उन्हीं के बीच में तो मार्जिन बन रहा है, and more when they are big margin, मतलब big difference between the classes, angular difference।
अगर आप इंडिया के बदले इसको इंडिया और यूएसए के बीच में देखें तो 120 है, फिर से चूंकि m की वैल्यू 2 है तो वो 3 हिस्सों में बटेगा, ये 41 के पास रहेगा, ये 41 के पास रहेगा, और ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा। अंडरस्टूड। इसमें एक और भी इशू है कि ये वाला हिस्सा इंडिया को नहीं मिलेगा, इंडिया को ये वाला मिलेगा, वो मैं आगे अभी बात करूंगा। बट अभी आसानी से समझने के लिए आप ये देखो कि ये वाला हिस्सा इंडिया पे जा रहा है, ये वाला हिस्सा यूएसए पे जा रहा है, और ये बीच का मार्जिन बना हुआ है। अब अगर आप यहाँ से 11 डिग्री इधर की तरफ आ जाओ, 12 डिग्री आ जाओ, 15 डिग्री आ जाओ, 18 डिग्री आ जाओ, 30 डिग्री आ जाओ, आपसे कोई नहीं कहेगा, आप इंडिया के ही हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन 41 होते ही आपको यूएसए की तरफ भेजा जाने लगेगा। बट 41 विच इज एक्चुअली अ बिग नंबर, यहाँ पे अगर आप 10 या 10 से आगे बढ़े, 11 भी बढ़े, तो आपको वो पाकिस्तान की तरफ भेजने लगेंगे। इज दिस ओके और क्लियर टू एवरीवन? ये प्रॉब्लम समझ में आया? ये बहुत ही इंटरनल एक्चुअली, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट्स एन एडवांस कोर्स इन विच वी आर नॉट ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट losses and from the top or superficial things, we are really going to somehow see several intrinsic small things which are essentially important. ऋतिक देव, ये बात समझ में आई आपको? ऋतिक देव, यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया, अच्छी बात है। यही इन्होंने ना लॉस यहाँ पे, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि ये दो क्लासेस के बीच में अगर वेरिएशन है, मतलब एंगुलर डिफरेंस कम है तो मार्जिन भी कम है, और दो क्लासेस के बीच में एंगुलर डिफरेंस ज्यादा है तो मार्जिन भी ज्यादा है। तो मार्जिन किस पे डिपेंड कर रहा है? मार्जिन, डिफरेंट मार्जिन फॉर डिफरेंट क्लासेस, दिस इज द प्रॉब्लम एंड द सॉफ्टमैक्स। इसका रीजन, इससे नुकसान क्या होगा वो अभी बताते हैं। इससे पहले एक और प्रॉब्लम है, और वो है कि ड्यू टू द इंटीजर वैल्यू ऑफ m की वैल्यू या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, या तो 5 होगी, तो जो हमारा टारगेट लॉजिक है ग्राउंड ट्रुथ का, वो वेरी स्टीप होगा। टारगेट लॉजिक ग्राउंड ट्रुथ का स्टीप होगा, क्या मतलब है? देखिए, इसको मैं टॉप लेवल से अगर आपको फिर से एक बार समझाऊं तो होगा ये कि आप जब एकदम से व्हेन यू स्टार्ट योर नेटवर्क, इट इज रैंडमली इनिशियलाइज्ड एंड यू वांट अ वेरी टाइट मार्जिन। तो अगर इंडिया के लोगों को इंडिया की कैटेगरी के अंदर, इतने के अंदर रखना है, तो इसका लॉस बहुत लंबे लंबे, क्योंकि वो यहाँ भी पाए जा सकते हैं, यहाँ भी। क्यों? क्योंकि नेटवर्क तो अभी ट्रेन ही नहीं हुआ है ना अच्छे से। तो वो अगर इंडिया वाला जो चूंकि फीचर अच्छे से नहीं निकला है, वो इस जगह पे है, तो ये बहुत बड़ा लॉस बनाएगा, और सारे लॉसेस शुरू में बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस m एंड इट्स इंटीजर वैल्यू। सो जो हमारे ग्रेडियंट्स आएंगे वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े आएंगे, और वो ऐसे ऐसे वेवर्ड कर देंगे लर्निंग को। So this learning is, it's actually started to hinder the convergence. इसीलिए शुरुआत में इस तरह के लॉसेस में they also have suggested that first you train it with softmax, and once you train it with softmax, later you started to use this a softmax. So पहले आपको एक ऐसी बाउंड्री मिल जाए जो कि थोड़ी सी वेवर्ड या ओके टाइप्स है, and then over that you started to do this stuff. ये तो एक बात हुई। दूसरी बात है कि डिफरेंट मार्जिन्स फॉर डिफरेंट क्लासेस। इससे प्रॉब्लम क्या होगा? इससे प्रॉब्लम ये होगा कि मान लो ये मेरा एक फीचर है, और इसमें सर्टेन, इस फीचर में मान लो ये और ये जो दो चीजें हैं, मे बी दे आर गोइंग टू बी रिलेटेड टू थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिफरेंशिएट फॉर पाकिस्तान। ये इंडिया के लिए है, और ये दो चीजें यूएसए के लिए है, मान लीजिए। अब यूएसए के लिए मार्जिन बड़ा है, तो फॉर दीज थिंग्स यू आर हैविंग लार्ज मार्जिन, फॉर दीज थिंग्स यू आर हैविंग स्मॉल मार्जिन। सो बेसिकली विद इन फीचर वेक्टर, डिफरेंट वैल्यूज which are going to be responsible for different types of, for different classes, they are going to have different types of margin, all these different classes. So actually this is going to reduce the discrimination, of your feature. और इस तरह से if you learn your feature, then it started to be become slightly difficult for your feature vector to properly converge. ये दो प्रॉब्लम्स थी इसकी, सॉफ्टमैक्स की, जिसके के ऊपर एक नया लॉस लेकर के आए, एंड दिस न्यू लॉस इज एक्चुअली कॉस्ट फेस। कॉस्ट फेस क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो एक छोटा सा और एक्सरसाइज है, और ये मैंने सभी को शेयर कर रखा है। प्लीज गो थ्रू फॉर दिस ऑल दिस टुडेज लेक्चर मटेरियल एज वेल एज
this text, try to also find out that your margin is going to be this. If K is the angular distance and M is the margin parameter, then your margin is going to be this, and that is why your margin is actually being dependent upon K, and since your margin is dependent upon K, that is going to create this type of problem. Then they have come up with this cost phase. In this cost phase, they are going to talk about the large margin cosine loss, that is LMCL. And what they have used is this. Now, what is this? That is the thing I'm going to explain very soon. Before that, let us see closely that what is this loss. By the way, this is your cross entropy thing. That is why it's coming here log. This is ES cos theta something minus M divided by ES cos theta of that minus M, and this is normal cost. So what they have done is, so someone has done cos M theta greater than cos theta 1 and 2. They say no, do it in this way. They are saying cos theta 1 need to be greater than cos theta 2 plus M. समझ गए बात? ये जो पूरी कहानी लिखी है यही कह रही है. क्या कह रही है कि cos theta 1 need to be greater than cos theta 1 need to be greater than cos theta 2 plus M. Here they say that these weights, these axes, and these things are normalized, as well as this cos theta is nothing but the angle, because if these things are normalized, then this is going to be your angle. First of all, let us understand. ये बात सभी को समझ में आ गई. Here your boundary is going to be cos theta 1 is equal to cos theta 2 plus M. ये बाउंड्री बनेगी, हाँ है ना? चलिए देखते हैं. तान्या, आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दें. यस सर. ओके. वैभव? यस सर. कुछ लोग गायब भी होना स्टार्ट हो चुके हैं. मोर के चैट में क्या आ गया है? यस सर, आई गॉट इट. देबाशीष. ओके, गुड. हाँ, देखो धीरे धीरे करके चीजें टाइट होने लगेंगी, और जब हम लोग किसी चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे तो बहुत सारी चीज आपको हाथ से करनी चाहिए, तभी आप जाकर के डिटेल में से समझ पाएंगे. प्रीति श्रीनिवासन, आप पूछिए. आप समझ गई? यस सर. यस सर, गुड. हो सकता है कि मैं ही ज्यादा बता रहा हूँ. यस. सो इसका फंडा देखो, आपके सामने मैंने क्या बोला कि cos theta 1 need to be more than or equal to cos theta 2 plus M. This means something that ये बड़ा ही ना हो, बल्कि M वैल्यू से भी, मतलब एडिशन ऑफ दैट से भी बड़ा हो. ध्यान देते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं एक बार. ये फिगर है इनका. ठीक है, मैं एक एक करके चीजें आपके सामने बनाऊंगा. जैसे बना रहा हूँगा वैसे वैसे इस फिगर को समझे. ये मेरा पहला क्लास है का फीचर वेट वेक्टर. ये मेरे दूसरे क्लास का वेट वेक्टर. ये मेरा x है. ये मेरा पहली क्लास से निकला हुआ एंगल थीटा 1, और ये मेरा दूसरी क्लास से निकला हुआ एंगल थीटा 2. बहुत ही सिंपल सी बात है, सभी कोई समझ चुका है. इसी को देखते हुए मैं ये उंगली उठा नहीं रहा हूँ. यू जस्ट सी. C1 जो है क्लास 1 के लिए बाउंड्री क्या है? cos theta 1 नीड टू बी ग्रेटर देन cos theta 2 प्लस M. मतलब ये, अब मैं उठा लेता हूँ. अगर मैंने ये x पॉइंट लिया, अगर मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को लिया, या इसको इस जगह पे ले लिया, और यहां से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है, कौन बताएगा? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस ये हमें बताएंगे रोहन.
रोहन यस सर। देखो ये x है, ठीक है, यस सर। ये W1 है, ठीक है। यस। अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल दिया तो ये एंगल 90 है, ठीक है, ये एंगल θ1 है, यस सर। ठीक है। तो बताओ ये क्या होगा, जबकि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1 यूनिट स्फीयर पे है, तो ये कितना होगा? cos θ1। बहुत सही बात बता दिया, cos θ1 ये होगा, और ये क्या होगा? ये cos θ2 होगा, ठीक है, अच्छी बात है। cos θ1 cos θ2 समझ में आ गया। अब बताओ ये क्या है? ये है कि ये है ना cos θ1, सॉरी cos θ2। देखो इस पॉइंट को लिया, यहाँ गिराया, ये डिस्टेंस cos θ1 है, इधर गिराया, ये डिस्टेंस cos θ2 है। यहाँ से अगर मैं रेडियली यहाँ चला आऊं तो ये डिस्टेंस कितना है? cos θ2। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस मेरा cos θ2 है तो ये कितने cos θ1 जो है वो ज्यादा है, इतना है ना, कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। अगर ये m से ज्यादा है तो काम बन गया। तो इसीलिए इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि आप ध्यान दें कि ये जो पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को लो, यहाँ गिराओगे और यहाँ गिराओगे, तो देखिए ये कास इसमें क्या हुआ कि बेसिकली यू नीड टू चेक दैट कि cos θ2 जो कि ये है और cos θ1 जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, बेस है ये वाला डिस्टेंस। आपको ये देखना है कि जो ये कोई भी पॉइंट आता है उसका इस W1 के साथ जो मेरा ये बनता है डिस्टेंस, और जो W2 के साथ जो ये बनता है डिस्टेंस, दैट इज cos θ1 एंड cos θ2। और अगर मैं ये देखूं कि cos θ1 जो है वो cos θ2 प्लस m से ज्यादा हो, तो बेसिकली मैं इसको इधर ले आऊं और बोलूं कि जो ये डिस्टेंस है अगर ये m या m से ज्यादा है तो मेरा काम बन गया। सो ये कब होगा? ये तब होगा जब पॉइंट यहाँ पे हो, 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 और इस जगह पहुंचे, और ये डिस्टेंस मान लीजिए कि m है, ये मैं मान रहा हूँ आपके अजम्पशन के लिए कि आई एम अज्यूमिंग दैट दिस डिस्टेंस इज राइट नाउ m। अगर ये डिस्टेंस m है तो ये डिसीजन बाउंड्री यहाँ पे क्यों बनी? क्योंकि अगर इस जगह पे आपने एक ये गिराया तो यहाँ पर आ रहा है, ओके, ये एक गिराया तो ये यहाँ पे आ रहा है, इसको घुमा के इधर लाए तो ये बिल्कुल किस जगह पे मैच कर गया? ये डिस्टेंस m है। अगर इससे ज्यादा इधर जाओगे तो फिर ये इधर की तरफ ऐसा कुछ गिरेगा और ये घूम के यहाँ से थोड़ा आगे आ जाएगा। एंड इफ दैट इज द केस देन ये किसकी टेरिटरी में आने लग जाएगा? इधर। दैट इज व्हाई this figure actually tells you that if this is m then this is the boundary. So this is another representation in which instead of cos of m θ1 cos of θ2 ये हमने कह दिया। ये इससे फायदा क्या हुआ? इससे कुछ फायदा मिला आपको? ये भी तो उसी तरीके की बाउंड्री बन करके आई ना। किससे पूछे? शाश्वत। यस सर। हेलो। ये देखो कि इससे तुम्हें कोई फायदा मिला? बाउंड्री तो वैसे ही बन के आई जैसे पहले बन के आ रही थी। उसमें उसके कंपैरिजन में मतलब ए सॉफ्ट मैक्स के कंपैरिजन में हमें क्या फायदा मिल रहा है? करेक्ट, क्या फायदा है बताओ? सर ए सॉफ्ट मैक्स में जैसे हम एंगल बदल रहे थे, पर यहाँ पे मतलब हम एक तरह से थ्रेशोल्ड यूज कर रहे हैं, लेंथ का थ्रेशोल्ड। देखो लेंथ का थ्रेशोल्ड जैसे यहाँ पर है वैसे वहां पर भी था ना, m θ1 cos of m θ1 need to be greater than cos of θ2, यही तो फंडा लगाया था। यस सर। तो थ्रेशोल्ड तो वहां भी बनता ना कोई तो सर थ्रेशोल्ड बनाया तो था वहाँ एंगल से थ्रेशोल्ड बन रहा था, तो हमें उसकी दिक्कत बहुत सही बात बताई। वहां पे एंगल पे थ्रेशोल्ड बन रहा था, यहाँ पे हमने cos थीटा में मार्जिन को अंदर डाल दिया। ठीक कहा आपने,
ठीक है, ये मैं आपके सामने दिखाना भी चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब आप इसको करने जाएंगे तो जब आप ये कर रहे होंगे तो बेसिकली फॉर दोज पॉइंट्स फॉर विच C1 our point belongs to C1, cos theta will be maximized, cos theta 1 will be maximized, मतलब theta 1 will be minimized और cos theta 2 is minimized, बल्कि theta 2 is going to be maximized। ये तो बात क्लियर है। बट ध्यान दें कि यहाँ पे जो हमने मार्जिन क्रिएट किया था पहले, वो थीटा में क्रिएट किया था, अब की cos थीटा पे क्रिएट कर दिया है। इससे जानते फर्क क्या पड़ा? इससे हमें फर्क एक पड़ा कि ये जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन ये क्लास पे नहीं डिपेंड कर रहा। पहले ये प्रॉब्लम थी कि क्लास और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर मार्जिन डिपेंड कर रहा था। अभी ऐसा नहीं है। That is a fixed margin that is going to be introduced. Let us see the boundaries one by one again and then we are done. उसके बाद हम एक ओवरव्यू लेंगे पूरे का। देखिए ये सारे फिगर जिसमें कि मैं ये थीटा 1 और थीटा 2 दिखा रहा हूं, ये हो गया सॉफ्ट मैक्स। कौन सा वाला? ये वाला था बेसिक। ये बेसिक था जिसमें W1 W2 बाहुबली बन के आते थे। ये दोनों तो वैसे भी नहीं चलते थे और ये बाहुबली अपनी तरफ खींच ले जाते थे। उस केस में क्या होता था ना कि मार्जिन भी कुछ बनता नहीं था, मार्जिन तो छोड़ो ओवरलैपिंग हो जाया करती थी। इस केस में एटलीस्ट क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ जाता है। कौन सा वाला? ये वाला। क्यों? क्योंकि cos थीटा 1 cos थीटा 2 इसकी बाउंड्री लीनियर क्यों दिख रही है? ये किससे पूछे? इसकी बाउंड्री लीनियर क्यों दिख रही है? जल्दी से पूछना है, जल्दी से पूछते हैं ऋतिक देव। Sir, can you please repeat the question one more time? Question is that this is theta 1, this is theta 2. We are talking about this thing. Cos theta 1 need to be greater than cos theta 2. Basically our boundary is cos theta 1 is equal to cos theta 2. When we are plotting it into theta 1 and theta 2, we are getting a linear boundary y. एंगल बाइसेक्टर पे बन रही है। ये बात तो समझ में आ रही है आपको? तो ये एंगल बाई 1 डिग्री पॉलिनोमियल है तो लीनियर ही होना चाहिए। थीटा 1 डिग्री ये तो cos थीटा 1 है, ये तो cos थीटा में चल रहा है, तो ये तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो गई। तो ये थीटा 1 थीटा 2 में कैसे आया? देखो सब लोग ध्यान से देख लें। ये थीटा 1 इज, अगर इसको मैं ध्यान एक्चुअल में थीटा की टर्म्स में लिखूं तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 बाउंड्री है ना? यस सर। और अगर इसकी मैं ये ऐसे लिखूं कि थीटा 1 नीड टू बी दिस, तो बेसिकली ये जब मैं cos थीटा लिखूंगा तो थीटा 1 में ये उल्टा हो जाएगा। सेम थिंग, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग दिस। थीटा 1 और थीटा 2 है ना, अगर थीटा 1 एंड दिस, तो ये लीनियर इक्वेशन बन करके आ गई, क्योंकि थीटा 1 नीड टू बी थीटा 2। ठीक है ऋतिक, ये समझ में आ रहा है? यस नो? यस सर, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, हो जाएगा। यस सर। हाँ, और ये थीटा 1 और थीटा 2 ही प्लॉट हो रहा है, थीटा 1 थीटा 2 में। तो अगर तुम इसको x और इसको y मान लो तो दिस इज x, दिस इज y, तो ये ऐसे बन जाएगी ना इक्वेशन। y इक्वल टू x लाइन टाइप की बनेगी ना, y इक्वल टू x लाइन टाइप की बनेगी। ठीक है, और खास बात ये देखो कि थीटा 1 के पास में क्लास 2 आ रहा है और थीटा 2 के पास में क्लास 1 आ रहा है। इसका कारण समझ रहे हो ना? उसका कारण ये है कि जो थीटा 1 के पास में होगा वो क्लास 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पे थीटा जो थीटा 1 के साथ जो है वो थीटा कम हो रहा है, तो cos थीटा इसका वाला ज्यादा हो रहा है। इसलिए ये वाली जगह किसको मिल रही है? क्लास 1 को, क्योंकि थीटा से उसको दूर, थीटा 1 से उसको दूर होना चाहिए, क्योंकि cos थीटा और थीटा 1 में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसीलिए क्लास 2 यहाँ आती है, क्लास 1 यहाँ आती है। इसीलिए मैंने ऊपर वाली क्लास में इजीली समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने वहां पर थीटा 1 के ही पास में दिखा दिया कि ये जो है ये क्लास 1 या इंडिया को आ रहा है। अगर ये इंडिया का फीचर है तो इंडिया की तरफ आ जाए, इंडिया का फीचर है तो इंडिया की तरफ आएगा, तो थीटा कम हो जाएगा तो cos थीटा ज्यादा हो जाएगा। दिस एक्चुअली इनवर्स रिलेशनशिप व्हिच इज गोइंग टू बी देयर। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, स्फीयर फेस पे। स्फीयर फेस जो हमने यहाँ पे बात किया था, cos m थीटा 1 और m थीटा 2, cos m थीटा m थीटा एंड थीटा 2, ये वाली बात हमने स्फीयर फेस पे लगाई थी। ये वाली इक्वेशन बाउंड्री ऐसे क्यों बन रही है, ये हम लोग किसी और से पूछेंगे जिसका कि नाम होगा प्रतीक। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? क्वेश्चन ये है कि ये बाउंड्री ऐसी क्यों बन रही है स्फीयर फेस में?
सर इसमें वो m आ गया ना, तो m के हिसाब से मार्जिन बनेगा, मतलब वो जो फॉर्मूला था उस हिसाब से बीच में मार्जिन बनेगा, इसलिए बीच में थोड़ा स्पेस आ गया। ऐसा बनेगा, ठीक है। और दिस इज m ऑफ y इज इक्वल टू x, तो ये m वाली तो आपको पता ही है कि ये हाँ, कहाँ तो से स्लोप पास आ हो गया। गया, स्लोप आ गया और वो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक हाँ है, सर। अच्छी हाँ बात है। सर। इसी में जरा कॉस फेस वाले में आ जाओ, कॉस फेस वाले में आ जाते हैं। कॉस फेस में ये चल रहा था, ठीक है। हाँ सर। हाँ कॉस सर। फेस में ये चल रहा है, सभी लोग इसको ध्यान से देख लें। अगर मैं इसको कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 के स्पेस में बनाऊं, कहाँ पे बना रहा हूँ, थीटा 1 थीटा 2 पे नहीं, कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 के स्पेस पे बनाऊं, तो ये क्या लाइन बनेगी, ये लाइन ऐसे और ऐसे बनेगी। बना लोगे नहीं बना लोगे भाई? ये हाँ सर, x बना ले लो, ये y ले लो, तो ये हो गया x ग्रेटर देन y प्लस m, x माइनस y बाई m। तो x माइनस y ग्रेटर देन m, एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, m होगा। और ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, ये निकाल सकते हो। वन इज x माइनस वाई, दूसरी है y माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 0, m, और ये हो जाएगा m, 0। जिनसे नहीं निकलेगा मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछेंगे इस बात को, हालांकि नहीं निकलना गुनाह माना जाएगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 0 है, ठीक है ना। अगर मैं इसको cos थीटा 1 और cos थीटा 2 में बनाऊंगा तो ऐसे लाइनें बनेगी क्लास 1 के लिए और क्लास 2 के लिए। लेकिन अगर मैं इसको थीटा 1 थीटा 2 पे बनाऊंगा तो ये नॉन लीनियर बाउंड्री बनेगी। और उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि अगर आप यहाँ पे थीटा 1 निकालें इस इक्वेशन से, तो क्या निकल के आएगा, थीटा 1 नीड टू बी समथिंग cos इनवर्स cos ऑफ थीटा 2 प्लस m, ऐसा कुछ करके बनेगा। तो वो नॉन लीनियर बाउंड्री में कन्वर्ट कर दे रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमने इसको कॉस स्पेस में आपको दिखा दिया, जो कि इजीली समझ में आ जाता है, और वहां पे ऐसी लाइन बन रही होगी। और अगर थीटा 1 थीटा 2 स्पेस पे देखेंगे तो कुछ ऐसी बाउंड्री बन रही होगी। बहरहाल दोनों ही केसेस में आपको ये तो मिल ही रहा है मार्जिन। यहाँ पे भी मार्जिन मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको बेहतर बेहतर मार्जिन मिल रहा है। और ना सिर्फ बेहतर मार्जिन मिल रहा है, आपको ये भी मिल रहा है कि यहाँ पे ये इंडिविजुअल क्लास पे नहीं डिपेंड कर रहा है मार्जिन। फाइनल आ गया आर्क फेस। अब आप यहाँ देखें ये क्या है, ये cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस m जा रहा था। अब ये cos थीटा स्पेस में नहीं, फिर से एंगल स्पेस में मार्जिन को इंट्रोड्यूस कर रहा है और कह रहा है cos ऑफ थीटा 1 प्लस m नीड टू बी ग्रेटर देन cos ऑफ थीटा 2। अगर मैं इसकी बाउंड्री बनाऊं तो कैसे बनेगी, थीटा 1 प्लस m नीड टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा 2। और अगेन ये वही वाली बाउंड्री y माइनस एक्स या x माइनस वाई इक्वल टू m वाली बाउंड्री बन के आ जाएगी, जिसमें ये डिस्टेंस m के बराबर होगा। ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, y माइनस एक्स इक्वल टू m और x माइनस वाई इक्वल टू m, ये दोनों आपस में पैरेलल है। इन दोनों के बीच का पैरेलल डिस्टेंस m है, और इन दोनों का इंटरसेप्ट ये है। एक का इंटरसेप्ट है 0, m और एक का m, 0 निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसके बाद उसका नाम है, एक मिनट, अंकिता है। यस सर। अंकिता आप शेयर करिए अपना स्क्रीन। मैं एक मिनट रुकिए, मैं स्टॉप कर दूं पहले। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट है सर, वो जो लास्ट वाले 2 थे, फेस वाला और आर्क फेस वाला, उसमें m कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना, मतलब इंटीजर या फ्रैक्शनल या कुछ भी ना? नहीं, सब में m ही चल रहा है। नहीं, वो सॉरी, वैल्यू इंटीजर इंटीजर है, इंटीजर ही चल रही है। तो एक प्रॉब्लम बनी हुई है, ओके। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ओके। हाँ, और उसका इशू भी ये है कि वो हिंडर करता है, कन्वर्जेंस वाला इशू भी होगा। बट वो पहले सॉफ्टमैक्स से बहुत देर तक उसको ट्रेन करते हैं, ताकि ओके टाइप की मार्जिन हो जाए लर्न, ओके टाइप का प्लेन वगैरह लर्न हो जाए, और उसके बाद फिर वो अलग अलग चीजों पे ले जाते हैं। ओके। हाँ, अंकिता जोशी ने स्टार्ट कर दिया। अंकिता आपके पास 15-20 मिनट होंगे, आप बहुत ही फास्ट। अभी अंकिता का काम यह है करना कि जो इतने समय में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, उनको एक झटके में हम सारी चीज कन्वर्ज कर देंगे। तो अवंतिका अंकिता आप बहुत जल्दी जल्दी बताना स्टार्ट करिए, ओके फास्ट।
Okay, so face recognition uses face embeddings basically, and we compare the similarity between different embeddings to see for the recognition basically. So the model that learns those embeddings has the convolutional backbone, and so we need a proper loss function for learning the parameters of that model. So usually for classification, facial classification also, we use softmax loss. So the problem is how suitable is that loss, or so we'll go through different variations of that. So first, softmax loss, it is basically softmax activation plus cross entropy loss. And softmax activation function outputs the probability of belonging to the different classes, whereas cross entropy loss basically is the negative of log probability of belonging to that class, which gives us this formula. So these are the separate formulas. So softmax loss is this equation 2. And but the problem with the softmax loss is that it generates separable features, separable classes, but they are not discriminative. So next, there is center loss. So in center loss, intra-class compactness is ensured. So that happens because the features, the class centers are computed by averaging the features of the faces belonging to some certain class, and distance with the that class center is minimized. So that basically ensures class compactness. But the problem with center loss is that first centers have, अंकिता और जल्दी. okay, so centers are updated after each mini batch, and that is expensive, and it doesn't account for all the features seen because it computes center in each mini batch. Third is that Euclidean distance is used, whereas angular distance is more relevant, as we will see later, and it only encourages intra-class compactness, not inter-class separability. So then we come for margin-based loss functions. We need margin-based loss functions because we need both inter-class compactness and intra-class compactness and inter-class separability. And for open test data set, so if a test image does not belong to any of the training classes, we need a separable, a more discriminative feature set so that we can map it to that point in the feature space. So for this is the cosine similarity of the softmax loss. So it can be written like this, where W, J, and X, we know WJ is for the final fully connected layer, and so basically this suggests that the loss also depends on W's, that is our weight vectors norm, which should not be the case. So we normalize it to 1, and so we get the modified softmax loss, which is represented in equation 6. So this is the original softmax distribution as we have seen before. So here are more number of misclassified samples because of the W1 and W2 norms taken into account. So modified softmax loss does not do that. So these are not misclassified, but there's still no discriminative space. So sphere phase, what it does is it incorporates multiplicative angular margins as taught us. So that margin separates, as you can see in this figure, and regions become more separated. Drawbacks of sphere phase, as we just discussed, is that different margins for different classes, because the margin is multiplicative and it multiplies with the angle with the class. And the target logit curve is also steep, which creates problem in convergence. This is the mapping into hypersphere, as you have seen. So hypersphere interpretation is like before, W's were normalized. So here our feature vectors are also normalized and then rescaled to S. So we can visualize it as the features mapped into a hypersphere with the radius S. So this gives us this formulation of the softmax loss, of the modified softmax loss. So yeah. Then in cos phase, instead of adding a margin to the angle space, the margin is added in the cosine space. This helps us because it does not, so the margin does not depend on the angle made with the class. So, and
So just explain this figure. So yeah, this is it. And this is the formulation of the laws. The drawback is that it has non-linear angular margin, as we will see later in the figure. And then arc face introduces additive margin to the angle itself. So the remaining steps were the same. W and X were normalized. X was rescaled to S, bias was put to 0. And then simply we added M instead of multiplying. Comparison with both of them is that even though all of them add margin penalties, but still arc face enforces the intra-class compactness and inter-class diversity, that is separation, better. And it has a better geometric attribute because we can visualize that a margin is added to the angle itself, because we are visualizing in terms of angle instead of the multiplicative as in case of sphere face, or margin added to the cos space. So we can see this. And this is the comparison of decision margins for binary class condition. For cos face, arc face, and sphere face, we have 2 margins, because as many as there will be the number of classes, those many boundaries will be there. That is because there is a discriminative space instead of just separation, as in the case of softmax. So as sir explained, so these are the decision margins for the different loss functions. That's it for the margin-based loss functions. Hello? Am I audible? Ankita, you have also written for certain other things, that triplet and other things. Yes, sir. Yeah, okay. So for margin-based loss functions, there are certain disadvantages. As we can see that they add margin to all the samples and all the classes, irrespective of how difficult or easy the sample is. By difficult and easy, I mean hard and simple samples. Okay, so and one other disadvantage is that fixed margin for all the classes, irrespective of whether a class is easier to learn or difficult to learn. In that case, we use margin and mining based losses together. So for margin based losses, so basically these are the reasons why we use margin and mining based together. And triplet loss, MV arc, softmax, and curricular phase employ both margin and mining based losses for the recognition purpose. So triplet loss maximize the distance between anchor and the positive image, and minimizes the distance between anchor and positive and maximizes between anchor and negative. And this is how it does. It is basically a Euclidean margin loss. So this is the Euclidean distance between them, and alpha is the margin parameter. And so this is the formula for that. And so basically for the mining part of triplet loss, we have to select the samples for positive and the negative class, as we just discussed. So that mining is, so we have to select hard triplets for the model to learn discriminative features. So this model has certain drawbacks which are related to the mining part of it. One is the combinatorial explosion because of large data sets, and we have to make more such pairs of anchor positive and anchor negative. Also, it is a very computationally and time consuming process, so it is more expensive, and certain samples can also not get accounted for because of random sampling. So this is a problem that happens in practice, and this is a figure that represents triplet loss. So rest of the margin mining haven't been covered, so yeah. Yeah, so after this, this is the thing that we wanted to cover. After that, there is a very recent paper that we are going to share, and that paper is pretty, Ankita, you show that paper, name, curricular phase. Curricular phase, yeah. So on Google, if you go and just, we are also going to share that thing. So curricular phase, Daksh, are you there? Yes, sir. Daksh, please share this paper to the class, that this is the thing that you need to read on your own. Exactly same, everything is being written.
I assume that we have covered so many things and we are in a good position for all of you to know start this paper from the scratch. So आप सभी इस पेपर को स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट करें, अच्छे से समय लगाएं, मेहनत करें, समझें और अपने आप इसको समझें और फिर देखते हैं इसमें कैसी तरह के इश्यूज है जो आप नहीं समझ पाते। पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा, साथ ही साथ दक्ष इज गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस और ये वीडियो भी अभी यूट्यूब पे आ जाएगा, क्लोज्ड ग्रुप में है। देख रहे होंगे आप कि हम अलग तरह से पढ़ा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और बातचीत और बहुत सारी चीजें इन बिटवीन होती हैं, इसलिए हम इसे पब्लिक नहीं कर रहे हैं अभी और ये आप लोग अपने पेज पे बाद में अपने हिसाब से सुन सकते हैं कभी भी। तो ये वाला लेक्चर, आज वाला लेक्चर भी अभी कुछ ही समय में अपलोड कर दिया जाएगा और दक्ष आप ये पेपर और यूट्यूब का लिंक सबके साथ शेयर कर दीजिए। हाँ, ओके सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन इफ देयर इज एनीवन हु इज हैविंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रोसेस के बारे में? सभी को समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलिए। सर एक डिसएडवांटेज था कॉस फेस का कि उसमें नॉन लीनियर बाउंड्रीज है। सर ये नॉन लीनियर बाउंड्रीज क्यों डिसएडवांटेज है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और आज सुबह से मैं भी इसके बारे में थोड़ा ढूंढ रहा था, अभी मुझे मिल नहीं पाया है एंड डेफिनेटली ये वाली चीज हमें निकालनी है कि इसमें इश्यू क्या है। दक्ष, डू यू हैव एनी आइडिया और एनीवन एल्स हु इज हैविंग एनी आइडिया? मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि ये प्रॉब्लम क्या है नॉन लीनियर बाउंड्री की, ये हमें ढूंढनी है। कोई कुछ बता सकता है तो बोल सकता है। ये ढूंढना पड़ेगा प्रतीक, आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूँ और हम लोग क्लास में शेयर करेंगे डेफिनेटली। ओके सर। और सभी लोग ढूंढने की कोशिश करें और इस तरह से दिस इज वेरी गुड दैट कि मतलब लोग दिमाग लगाएं और इस तरह के नए नए सवाल पैदा करें जिससे कि आप, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मटेरियल के बदले इन डेप्थ मटेरियल कवर अप करने वाले हैं। सो अंडरस्टैंड दैट। यस यस प्लीज टेल। सर ऐसा हो सकता है कि नॉन लीनियर बाउंड्रीज प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम ये हो कि जो कॉस फंक्शन जिस तरीके की बाउंड्री बनाएगा, क्योंकि एक्चुअल डेटा तो फिर नॉन लीनियर ही होता है ना, इसलिए। नहीं, नॉन लीनियर देखिए, एक्चुअल डेटा नॉन लीनियर बाउंड्री बनाता है, हम लोग उसे ऐसी ऐसी जगहों में प्रोजेक्ट कर देते हैं जहां पर इस तरह से लीनियर बाउंड्री बनने लगे। ये हमारे प्रोजेक्शन है, नेटवर्क को ऐसे बना रहा हूं कि ऐसा ऐसा सब लर्न कर लो। हमेशा डेटा तो नॉन लीनियर, अगर आप इसको एक्चुअल ये तो फीचर स्पेस में है ना, θ1 θ2 एक्चुअल फीचर कहीं देखें जा करके तो वो तो बहुत ही अजीब टाइप का स्ट्रक्चर होगा। बट द पॉइंट इज दैट कि ये सब लोग लीनियर कर रहे हैं और कॉस स्पेस में ये भी लीनियर है, लेकिन थीटा स्पेस में ये नॉन लीनियर है। तो इसमें इसको प्रॉब्लम क्या है? नॉन लीनियर बाउंड्री θ1 θ2 स्पेस में अगर है तो इशू क्या है? आई एम ऑल्सो नॉट वेरी श्योर, इसलिए हमें भी ढूंढना है इसको। बाउंड्री तो बन ही रही है ना, मार्जिन तो आ ही रहा है ना, तुम जो चाहते हो वो तो हो रहा है, एफिशिएंटली सारा काम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? तो ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। सर ओवरफिटिंग का केस हो सकता है। ओवरफिटिंग नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ओवरफिटिंग का ही केस है? ढूंढिए, इसके बारे में कहीं ना कहीं मिलेगा थोड़ा, और अगर कोई नॉन इंट्यूटिव या अच्छा सा आंसर मिलता है तो हम इसको ढूंढना चाहते हैं। मैंने सुबह भी यही क्वेश्चन पूछा था अंकिता से, या जिससे मैं अंकिता से। अच्छी बात है। हाँ बोलो। सर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारी थीटा की कम वैल्यू के लिए हमारी मार्जिन वो ज्यादा दे रहा हो और जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हो फिर मार्जिन हमारी और कम होती जा रही हो, मतलब एक फिक्स पैटर्न हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन हमको इससे क्या प्रॉब्लम है? देखो, फिक्स पैटर्न बनाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम क्या प्रॉब्लम लेके चले थे। सर इसी जगह अगर ऐसा होता है कि हमारे जैसे कि हर केस पर हमारा मार्जिन अगर सेम होगा तो हमारे लिए ज्यादा थोड़ा मतलब सही रहेगा। बट थोड़ा सा और डिटेल देखना पड़ेगा। आखिरी पॉइंट तुमने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बोला है कि जैसे सर आर फेस पे हमारा थीटा के कंपैरिजन पे हम कोई भी थीटा की वैल्यू लेंगे हमारा मार्जिन सर सेम रहता है। इस पे क्या, अगर जैसे हम अगर जहाँ पर लीस्ट वैल्यू ले रहे हैं, जहाँ से कर्व हमारा स्टीपेस्ट हो रहा है, तो वहां पर मार्जिन ज्यादा हो जाएगी और जब उसका एम्पलीट्यूड मतलब वो हाई अपने पॉइंट पर है तो वहां पर सर मार्जिन कम हो जाएगी। तो ये तो 2 क्लासेस के लिए, अगर हमारे पास मल्टी क्लासेस रहेंगे तो ये सर थोड़ा वो डिफरेंस वेरिएट करेगा।
बट स्टिल ये क्लासेस के ऊपर तो डिपेंड नहीं ही कर रहा है। यस सर, वो जब क्लास के ऊपर या क्लास के दो क्लास के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो फीचर वेक्टर के लर्निंग में भी कोई इश्यू तो आना नहीं चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम आल्सो नॉट वेरी श्योर। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पर भी दोनों के बीच में θ1 θ2 मतलब थीटा स्पेस में ही कांस्टेंट मार्जिन है और फिक्स्ड मार्जिन बना हुआ है। यहाँ पे वो मार्जिन फिक्स नहीं है और नॉन लीनियर एंगुलर मार्जिन पैदा हो रहा है। चलिए इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। अच्छा राजू, सभी लोगों ने आंसर दिए, हर आदमी ने कोशिश कर रहा है। ये मतलब ये डिस्कशन है और इसी डिस्कशन से मुझे भी फायदा मिलेगा और आपको भी फायदा मिलेगा। और ये लेटेस्ट पेपर है, स्टेट ऑफ द आर्ट, 2018 के भी नहीं है, 19 और 20 के पेपर है, 21 का भी हो सकता है कैरिकुलर, आई एम नॉट श्योर। बट अगर हम इन पेपर्स को पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे समझ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यही डिस्कशंस हमें करने हैं आगे आने वाले टाइम में। और थैंक यू अंकिता जोशी ने अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया और पूरा समराइज किया 5-10 मिनट के अंदर में ही। और आगे आने वाले टाइम में इस तरह से मैं बहुत सारे हर किसी को यूटिलाइज कर रहा हूँ और आप लोग अलग अलग पेपर भी पढ़ा रहे होंगे, तो गेट रेडी फॉर दैट। थैंक यू सर। यस थैंक्स। तो इसके अलावा और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? तो पेपर आपको आज कैरिकुलर फेस मिल जाएगा, इसको पढ़ना स्टार्ट करें वीकेंड में। मंडे ट्यूसडे से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल ही नया टॉपिक है और जबरदस्त टॉपिक है, लेकिन बहुत सारा एफर्ट चाहिए होगा, बहुत सारा दिमाग लगाना होगा। तो प्लीज डू नॉट टेक दोस थिंग्स लाइटली। कॉपी पेन के साथ बैठे, मैं बहुत सारा कुछ लिख रहा हूँ, मतलब लिखा होगा, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी। इट्स गोइंग टू बी स्लाइटली मच मोर इन्वॉल्व्ड सेशन। और सब कुछ चूंकि नया होगा, आपको ABCD भी नहीं पता होगी, तो आपको मेरे ऊपर भरोसा भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ मेहनत भी करना पड़ेगा। ठीक है शाश्वत, इज दैट ओके? यस सर। गुड। प्रियांशु, इज दैट ओके? यस सर। क्लास में कोई इश्यू लग रहा है आप लोगों को? आप लोग सेकंड ईयर के हैं ना प्रियांशु? यस सर। यस सर। हाँ, कोई इश्यू तो नहीं लग रहा? आप लोग समझ पा रहे हैं? यस सर, अभी तक तो समझ रहे हैं, अच्छी बात है। और आपको YouTube के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। कोशिश करें कि जो कुछ आप समझ गए हैं उसको कहीं कॉपी में उतार भी लें और डिटेल में समझते चले जाएं। आगे आने वाली चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट है, तो वी विल ट्राई टू मैनेज कि आप जो क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन पूछे तो मैं जवाब भी दे पाऊंगा, तो कोशिश करेंगे समझने की। ओके, वी आर डन। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू। बाय।